हम बात कर रहे थे एक्शन रिसर्च के बारे में, जिसमें हम एक कंपैरिजन डिस्कस कर रहे थे रिसर्च और एक्शन रिसर्च के बीच में। और वो कंपैरिजन बेसिस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा था। तो अभी तक हमने प्रशिक्षण तक बात कर ली थी, यानी ट्रेनिंग तक हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे आगे उपकल्पना के बारे में, यानी कि हाइपोथेसिस के बारे में। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस में रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो हम ये देख सकते हैं कि जो रिसर्च होता है उसमें जो हाइपोथेसिस यूज़ की जाती हैं वो किसी सिद्धांतों पर आधारित होती हैं और अनुभवों पर आधारित होती हैं। लेकिन जो एक्शन रिसर्च में हाइपोथेसिस यूज़ की जाती हैं वो समस्या के कारणों के विश्लेषण पर आधारित होती हैं। अब हम बात करें इसके अगले बेस के बारे में, यानी कि सैम्पलिंग के बारे में। तो रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग को चूज़ करने में बहुत मुश्किल आती है, और सैम्पलिंग को चूज़ करने के लिए सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। और अगर हम बात करें एक्शन रिसर्च में, तो इसमें क्लास को या स्कूल को ही हम सैंपल मान लेते हैं और इसमें चूज़ करने के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करें टूल्स के बारे में, तो रिसर्च के अंदर जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो रिलायबल होने चाहिए और उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए। और हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो इसमें निरीक्षण प्रणाली एक टूल बनाकर हम काम कर सकते हैं, या कोई टीचर अपने आप भी कोई टूल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। अब हम बात करें विश्लेषण के बारे में, जो प्रदत्त दिए जाते हैं उसके विश्लेषण के बारे में। तो रिसर्च में अगर हम प्रदत्तों का विश्लेषण करें, यानी कि जो आंसर्स हमारे पास आ रहे हैं उसका विश्लेषण करने के लिए हमें हाई लेवल की स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, और एक्शन रिसर्च में हमें एक नॉर्मल लेवल का स्टैटिस्टिक्स हमारा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करें लेवल के बारे में, तो इसका अगला बेस है लेवल। तो रिसर्च में कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर रिसर्च की जाती है और एक्शन रिसर्च स्कूल लेवल पर काम करता है। अब हम बात करें निष्कर्ष के बारे में, तो जो कंक्लूजन होता है, रिसर्च में नए तथ्य निकाले जाते हैं, सत्य और सिद्धांतों के रूप में इनका सामान्यीकरण करना संभव हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्शन रिसर्च के बारे में बात करें, तो एक्शन रिसर्च में जो निष्कर्ष होते हैं वो समस्या विशेष का समाधान होता है, लेकिन इसमें निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में, तो रिसर्च में एक जो रिसर्चर होता है वो खुद ही अपने पैसों की व्यवस्था करता है, अरेंजमेंट करता है, या फिर यूजीसी से या आईसीएसएसआर से या एनसीईआरटी या फिर सीएसआईआर से हेल्प ले सकता है। ऐसे ही एक्शन रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो अपना पैसा खुद जुटाता है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो वह एनसीईआरटी से भी मदद ले सकता है। अगर हम बात करें मूल्यांकन के बारे में, तो एक्शन रिसर्च में जो मूल्यांकन होता है शिक्षक खुद ही एवेल्युएट करता है, और उसकी समस्या का जो समाधान है वो किस सीमा तक हुआ है इसका वो मूल्यांकन स्वयं करता है। ऐसे ही अगर हम एवेल्युएशन की बात करें रिसर्च को लेकर, तो रिसर्च में जो भी रिजल्ट आता है उसके आधार पर एवेल्युएशन किया जाता है। अब हम बात करें एक्शन रिसर्च के फील्ड्स के बारे में, यानी कि इसके क्षेत्रों के बारे में, तो इसमें कुछ फील्ड्स बताए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, कक्षा में सहायक सामग्री की उपयोगिता, छात्रों की रुचि, ध्यान, तत्परता, उत्सुकता आदि में वृद्धि करने के क्षेत्र, गृह कार्य करके ना लाना, अनुशासन संबंधी समस्या, कक्षा से अनुपस्थित रहना, स्कूल से भाग जाना, नकल रोकने की समस्या, चोरी करना, कक्षा में देर से आना, भाषा शिक्षण में वर्तनी या वाचन संबंधी कोई एरर आना, छात्र और शिक्षक की समस्याएं, विद्यालय के संगठन और प्रशासन से संबंधित कुछ समस्याएं, सीखने में आने वाली समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, संवेगात्मक समस्याएं। तो इस तरह से ये एक्शन रिसर्च के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत ये बातें आती हैं। तो ये हमारा एक्शन रिसर्च का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।